अपर मून 3 अकाज़ा। इस बंदे से बहुत से लोग नफरत करते होंगे क्योंकि इसने हमारे रेनगोकू को मार दिया था। लेकिन आज की वीडियो पूरी देखने के बाद तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। वेलकम टू द डेमन कैसल इन्फिनिटी आर्क सीरीज। इस सीरीज में हमने अब तक 3 जबरदस्त फाइट्स कवर की है। पहला डोमा वर्सेस शिनोबू, दूसरा डोमा वर्सेस कानाओ एंड इनोसुके और तीसरा ज़ेनेत्सु वर्सेस काइगाकू। अगर तुमने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, जाके जरूर चेकआउट करो और देखो ज़ेनित्सु का फ्लेमिंग थंडर गॉड मोड फुल पावर के साथ। अब चलो बात करते हैं इस सीरीज की एक धमाकेदार और इमोशनल फाइट की, तांजीरो एंड ग्यू वर्सेस हमारा सख्त लौंडा अपर मून 3 अकाज़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन्फिनिटी कैसल का गेट खुलता है और मैंने इस सीरीज के पहले पार्ट में ही कहा था तांजीरो और ग्यू एक साथ ही रहते। अब हम देखते हैं कि दोनों सीधे मुजान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी तांजीरो के दिमाग में एक सोच आती है। हमारा अब तक सामना किसी अपर मून से नहीं हुआ है और उसी पल जमीन कांपने लगती है और अचानक से अकाज़ा जमीन को तोड़ता हुआ सामने आ जाता है। अकाज़ा मुस्कुराते हुए तांजीरो से कहता है, मैं काफी सरप्राइज हूँ, इतना कमजोर होने के बाद भी तुम अब तक जिंदा हो। और उसके बाद बिना वक्त गवाए अकाज़ा तांजीरो पर अटैक कर देता है। लेकिन तांजीरो कहाँ चुप बैठने वाला था, वो गुस्से से चिल्लाता है, अकाज़ा! अब जैसे ही अकाज़ा तांजीरो पर अटैक करने जाता है, तांजीरो उसे डॉज करके डांस ऑफ द सन गॉड फायर चैरियट का यूज करता है और अकाज़ा का हाथ काट देता है। लेकिन अकाज़ा अपने दूसरे हाथ से तांजीरो को अटैक करने की कोशिश करता है। अगर ये हिट लग गई तो तांजीरो का सिर उसके धड़ से अलग हो सकता था। लेकिन तांजीरो फिर से हिनोगामी कागुया पर्लियन रेनबो का यूज करता है और अटैक डॉज करते हुए अकाज़ा के सामने आ जाता है। और इस बार तांजीरो ने सिर्फ डॉज नहीं किया था, उसने अकाज़ा के चेहरे पर एक गहरा कट भी डाल दिया था। ये देखकर ग्यू भी हैरान हो जाता है और सोचता है तांजीरो अब हाशिरा लेवल पर आ गया है। इधर दूसरी तरफ अकाज़ा को यह अटैक लगने के बाद वो हील तो कर लेता है, लेकिन रेंगोकू की बातें उसे याद आती है। वो सोचता है तांजीरो अब कमजोर नहीं है, रेंगोकू ने जो कहा था वो सही कहा था। फिर अकाज़ा उससे कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, रेंगोकू ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। नाउ आई विल शो यू माई रिस्पेक्ट टू यू। और ये कहकर अकाज़ा अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है और अपना ब्लड डीमन आर्ट टेक्निक डिप्लॉयमेंट एक्टिवेट कर लेता है। तभी ग्यू अपना वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट का यूज करता है और अकाज़ा पर हमला कर देता है। अकाज़ा इस अटैक को देखने के बाद समझ जाता है कि ये कोई वाटर हशीरा ही है और आगे वो बताता है कि मैंने पिछले 50 सालों से किसी वाटर हशीरा से फाइट नहीं की है। और इसके तुरंत बाद ही अकाज़ा अपना बहुत पावरफुल मूव डिस्ट्रक्टिव किल वॉर स्टाइल का यूज करता है, लेकिन इसका जवाब ग्यू अपने वाटर ब्रीथिंग 11 फॉर्म डेड काम के मदद से इस अटैक को नलिफाई कर देता है। अकाज़ा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है जब उसने वाटर ब्रीथिंग का 11 फॉर्म देखा, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और देखता भी वो कैसे। आखिर 11 फॉर्म को ग्यू ने खुद से इन्वेंट किया था। इसके ठीक तुरंत बाद अकाज़ा तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही उसका वार तांजीरो के गार्ड को तोड़ने वाला होता है, ग्यू बीच में आकर उसका हाथ काट देता है और तांजीरो को बचा लेता है। फिर ग्यू और तांजीरो दोनों मिलकर अकाज़ा पर अटैक करना शुरू कर देते। चाहे पिछले कुछ दिनों में तांजीरो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हो, लेकिन अभी भी उसमें उतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना ग्यू के पास है। इसी वजह से तांजीरो के मुकाबले ग्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव था अकाज़ा के अगेंस्ट। ग्यू की पावर और एजिलिटी को देखकर अकाज़ा उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसका नाम उससे पूछता है, जैसे कि वो हर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से पूछता है। लेकिन ग्यू सख्त अंदाज में कहता है, मुझे डीमन से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद अकाज़ा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना फ्लाइंग लाइट फ्लैश अटैक का यूज करके और ग्यू को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है। उस किक से ग्यू कई सारी दीवारें तोड़ता हुआ इन्फिनिटी कैसल के दूसरे हिस्से में जा गिरता है। तांजीरो ये सब देखकर घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, ग्यू सान! ये सुनते ही अकाज़ा कहता है, अच्छा तो उसका नाम ग्यू है। फिर अकाज़ा तांजीरो पर अटैक करता है। जवाब में तांजीरो करता है सन ब्रीथिंग बोन बर्निंग सन। लेकिन अकाज़ा इतना पावरफुल था कि उसने तांजीरो को एक बार फिर से दीवार में दे मारा। तब अकाज़ा कहता है, तुम बहुत ही कम समय में काफी पावरफुल हो गए हो, जो कि काबिले तारीफ है। फिर भी वो रेंगोकू को इंसल्ट करते हुए कहता है, अगर उस दिन उसने मेरी बात मान ली होती तो आज वो एक डीमन होता और उसका कमाल का टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता, लेकिन उस बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ थी। ये सब सुनकर तांजीरो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है, लेकिन अकाज़ा उससे कहता है,
तुम गलत समझ रहे हो। मैं कभी भी अपने ओपोनेंट का अपमान नहीं करता, लेकिन अगर मेरा ओपोनेंट कमजोर होता है तो उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। फिर अकाजा कहता है कि उसे कमजोर लोगों से बहुत प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि दुनिया से कमजोरी खत्म हो जाए। ये सब सुनने के बाद तांजीरो उससे कहता है जो लोग आज वीक है वही तो कल स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तुम खुद भी पहले बहुत कमजोर थे, इसलिए तुमने डीमंस के पावर्स को एक्सेप्ट की। और अगर देखा जाए तो ये तो नेचर का रूल है कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो वीक लोगों की मदद करते हैं। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी बिल्कुल कमजोर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मार दें, क्योंकि वही फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब तांजीरो ये सब कह रहा था, अकाजा और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना इरिटेटेड क्यों हो रहा है, जबकि तांजीरो तो एक स्ट्रॉन्ग और वर्दी ओपोनेंट है, तो फिर वो उससे इतना चिढ़ क्यों रहा है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है वो लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। हर कोई शुरुआत में कमजोर होता है, लेकिन बाद में वही लोग ताकतवर बन जाते हैं। अकाजा ये सुनकर और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो पीछे खड़े बंदे को एक पंच कर देता है, लेकिन पीछे तो कोई नहीं है। तांजीरो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि अभी उसने हवा में पंच क्यों मारा। अकाजा गुस्से में कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो, और फिर अकाजा तांजीरो पर 1000 फ्लिक्स अटैक कर देता है, जिससे पूरी जमीन बिखर जाती है। उस अटैक से तांजीरो पीछे गिरता है और अकाजा की नए पावर्स को देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन तुरंत अकाजा उसे एक और किक मार देता है, जिससे वो और भी दूर जाकर गिरता है। अब तांजीरो बस इतना ही चाह रहा था कि किसी तरीके से अकाजा से थोड़ी दूरी बनाए रखे, क्योंकि अकाजा के अगर एक भी अटैक सही जगह लैंड हो गया तो शायद तांजीरो बच नहीं पाएगा। तांजीरो अब अकाजा की फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकाजा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। वो लगातार तांजीरो पर अटैक किए जा रहा था, जिससे तांजीरो के पास सोचने का भी मौका नहीं था। लेकिन तभी तांजीरो का ध्यान एक ओपनिंग पर पड़ता है और वो तुरंत अपना सन ब्रीथिंग का एक और पावरफुल फॉर्म स्वर्मिंग फ्लेम हेज यूज करता है। इस अटैक से लगभग अकाजा की गर्दन कटने वाली थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कटी वो। अकाजा इस अटैक से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे अटैक के दौरान तांजीरो की तलवार भी नहीं दिख रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि तांजीरो ने कैसे ये मूव एग्जीक्यूट किया। अब ठीक इसी दौरान हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को, जो तांजीरो और बाकी डीमन स्लेयर्स वॉरियर्स के लिए प्रे कर रहा था, क्योंकि आज की बैटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज शोडाउन का वक्त था। फिर हमें पता चलता है कि रेनगोकू के भाई ने एक कौवे के जरिए तांजीरो के लिए एक लेटर भेजा था। उस लेटर में सन ब्रीथिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स लिखे थे, लेकिन अभी तक वो कौवा तांजीरो तक लेटर पहुंचा नहीं पा रहा था, क्योंकि तांजीरो इस वक्त अकाजा से फाइट कर रहा था। तभी फाइट के बीच में अकाजा तांजीरो के तलवार पकड़ लेता है, ये सोचकर कि अगर वो उस तलवार को तोड़ देगा तो तांजीरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ चली जाएगी। ये देखकर तांजीरो घबरा जाता है और डिस्परेशन में अकाजा को एक जबरदस्त हेडबट मार देता है, लेकिन अकाजा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अब भी तांजीरो की तलवार तोड़ने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ ग्यू तोमियाका वापस आ जाता है। ग्यू अकाजा का हाथ काट कर तांजीरो की तलवार वो बचा लेता है और गुस्से में कहता है अब बस बहुत हो गया, मैं अब तुमसे सीरियसली फाइट करूंगा। ग्यू को देखने के बाद तांजीरो की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ जाती है, और इसके ठीक बाद हम देखते हैं एक एपिक फेस ऑफ, जहां ग्यू और अकाजा एक दूसरे को आंख में आंख डालकर देख रहे होते हैं। ग्यू कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब मेरा ओपोनेंट बिना वजह तलवार को मारता है, इसलिए मैं ऐसे ओपोनेंट्स को जल्दी खत्म कर देता हूँ। लेकिन तुम अलग हो, तुम इतने पावरफुल हो कि चाहकर भी मैं तुम्हें लाइटली नहीं ले सकता। शायद पहली बार किसी इतने ताकतवर ओपोनेंट से सामना कर रहा हूँ मैं, और मुझे तुमसे लड़ते हुए मजा भी आ रहा है। एक सेकेंड के अंदर ही अकाजा समझ जाता है कि ग्यू के सेंसेस अब पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। उसका हर मूवमेंट ज़्यादा शार्प, ज़्यादा फास्ट हो गया है। तभी अकाजा कहता है जब जीने या मरने की लड़ाई होती है तभी इंसान की असली पावर बाहर आ जाती है, और इसी मोमेंट पर ग्यू अनलॉक करता है अपना डीमन स्लेयर मार्क। उस मार्क के साथ ही ग्यू अपनी पूरी ताकत लगाकर अकाजा पर एक और हमला करता है। दूसरी तरफ अकाजा भी अपना डिस्ट्रक्टिव किल पंच यूज करता है, लेकिन ग्यू उस अटैक को आसानी से डॉज करता है और तुरंत पलटकर अकाजा पर एक और स्ट्राइक करता है। इस स्ट्राइक के साथ अकाजा समझ चुका था कि अब वो ग्यू के साथ टाइम पास नहीं कर सकता था। ग्यू का मार्क एक्टिवेट हो चुका था और उसकी स्पीड अब पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब ग्यू ने अपनी वाटर बीटिंग का फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट का यूज किया तो एक जबरदस्त स्ट्राइक से उसने अकाजा के दाएं हाथ को काट दिया, लेकिन अकाजा भी कहाँ रुकने वाला था। उसने तुरंत पलटकर ग्यू को एक जबरदस्त पंच मारा।
थोड़ा दूर खड़ा तांजीरो पूरी फाइट देख रहा था और उसने महसूस किया कि ग्यू अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन साथ ही इधर दूसरी तरफ आकाजा भी इवॉल्व कर गया था। उसकी स्पीड और उसके मूवमेंट्स पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी, और अगर स्पीड ना भी बढ़ी हो तब भी स्टेमिना के मामला में डीमंस हमेशा जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उनकी आखिरी लड़ाई भी नहीं थी, क्योंकि अभी तो उन्हें मुजान से भी लड़ना बाकी था। इसी दौरान तांजीरो को याद आता है जब अकाजा ने रेनगोकू को डिसरिस्पेक्ट किया था, तब अकाजा ने बैटल स्पीड के बारे में कुछ कहा था, वही बात जो कभी इनोसुके ने भी तांजीरो को समझाने की कोशिश की थी। और फिर आगे में दिखाया जाता है कि इनोसुके ने तांजीरो से एक बार कहा था, जब भी कोई मुझे मारने की इरादे से देखता है मुझे तुरंत पता चल जाता है, जैसे मेरी बॉडी खुद ही वार्निंग दे देती हो। उसका कहना था कि बैटल स्पिरिट एक इंस्टिंक्ट होता है, जैसे फाइटर्स को तुरंत फील हो जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अगर कोई मुझे मारने का इरादा रखता है तो मैं उसका अटैक आसानी से भाप लेता हूँ। उसने एक छोटी सी मिसाल भी दी थी, जब मैं बटरफ्लाई मैंशन में बाहर अकेले बैठा था तो एक बुद्धिमान बुढ़िया पीछे आकर शांत से बैठ गई थी। मुझे उसकी प्रेजेंस तक महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसका अटैक या कोई इंटेंशन नहीं था मुझे मारने का, लेकिन अगर वो मुझे मारने आती तो चाहे जितनी भी दूर होती मुझे तुरंत पता चल जाता। ये सुनकर तांजीरो के दिमाग में एक नई सोच आती है कि अगर बैटल स्पीड को कंट्रोल किया जा सके तो शायद वो अकाजा जैसे डीमन को सरप्राइज कर सकता है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में लौटता है। ग्यू और अकाजा की फाइट अब भी चल रही होती है। बीच में तांजीरो को एक मौका मिलता है और वो तुरंत अकाजा पर अटैक करता है, लेकिन अकाजा बड़े आसानी से उसका अटैक पकड़ लेता है और फिर हंसते हुए तांजीरो पर अटैक करता है। वो अटैक इतना तेज था कि तांजीरो मुश्किल से ही अपना बैलेंस बना पाता है। इस मोमेंट में तांजीरो को समझ आ जाता है कि उसे क्या गलती हो रही है। फिर एक फ्लैशबैक चालू होता है जहां तांजीरो के पिता यानी कि उसके डैड तांजीरो दिखते हैं। तांजीरो कहते हैं कि मेरे डैड हमेशा शांत रहते थे, मैंने कभी उन्हें गुस्सा या उदासी में नहीं देखा, हमेशा एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर होती थी। बचपन में तांजीरो अपने फादर से पूछता है कि आप जब वो हिनोगामी कागुया वाला डांस करते हो तब आपके मन में क्या चलता है। तांजीरो को बड़ी हैरानी होती थी, कैसे कोई आदमी पूरी रात डांस कर सकता है बिना थके, वो भी इतनी बड़ी उम्र में और बीमारी के बावजूद भी। उसके डैड उससे कहते हैं, मैं हर साल ये डांस करता हूँ और कभी नहीं थका। पहले जब मैं जवान था तो इतने लंबे समय तक डांस कर पाना इम्पॉसिबल लगता था, फिर मैंने हर फिजूल की मूवमेंट हटा दी, सिर्फ ज़रूरी स्टेप्स रखे और ब्रीथिंग पर अपना ध्यान दिया। अब मैं बिना थके घंटों भर डांस कर सकता हूँ। उनका कहना था कि जब किसी भी काम से अननेसेसरी चीज़ें हटा दी जाए और सिर्फ ज़रूरत पर फोकस किया जाए तो कोई भी काम बिना थके किया जा सकता है। ठीक इसी के बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां तांजीरो के डैड के मरने से 10 दिन पहले रात के समय डैड तांजीरो को उठाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं पहाड़ों में। वहाँ उनका सामना होता है एक बहुत बड़े भालू से, जो कि कम से कम 7 से 8 फुट लंबा था। तांजीरो डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन उसके डैड एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर उस भालू के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके डैड कहते हैं, इस भालू ने कई लोगों को चोट पहुंचा चुका है, अब मैं इसे रोकूंगा और अगर कोई भी मेरे फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। और ठीक भालू उन पर झपट्टा मारता है, लेकिन उससे पहले ही तांजीरो के डैड उसका गला एक ही वार में काट देते हैं, जैसे किसी मक्खन में छुरी चलाई गई हो। पेड़ के पीछे छिपा तांजीरो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसकी सेंस ऑफ स्मेल से उसने महसूस किया था कि डैड के मूवमेंट्स में कोई भी इंटेंशन ऑफ अटैक नहीं था, सब कुछ एकदम शांत और स्मूथ था, जैसे एक पेड़ स्वे कर रहा था बिना किसी गुस्से या हिंसा के। डैड उससे पूछते हैं, क्या तुमने ये सब देखा? तांजीरो कहता है, हाँ मैंने सब कुछ देखा है, और भागते हुए जाकर उनके गले लग जाता है। दोनों मिलकर भालू की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर उसके डैड उससे कहते हैं, जो तुमने आज सीखा है उसे कभी मत भूलना। तभी तांजीरो समझ जाता है कि उसके डैड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे थे। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहां अकाजा ने तांजीरो की तलवार पकड़ ली थी और एक पावरफुल पंच मारने जा रहा था, और अगर ये थोड़ा भी लग जाता तो तांजीरो की मौत हो सकती थी। लेकिन उसी वक्त तांजीरो दूसरी बार ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में घुस जाता है। अब उसे अकाजा का पूरा बॉडी सिस्टम, मसल्स, ब्रेन्स, नर्व्स सब दिखाई देने लगते हैं। उससे अकाजा के मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है।
अब तांजीरो ने इनुसुके की बात और अपने डैड की सीख को दोनों को मिलाकर एक टेक्निक बनाई। उसने बैटल स्पीड को कंट्रोल किया, अपने अंदर से अटैक इंटेंशन हटा दिया और उस जीरो इंटेंशन के साथ बिना किसी गुस्से या द्वेष के अकाजा के सिर उसके धड़ से अलग कर देगा। वो अब हमें देखने को मिलता है कि अकाजा ने ग्यू पर धीरे धीरे हावी होना शुरू कर दिया है। उसने ग्यू के सारे वाटर ब्रीथिंग के फॉर्म्स को अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब ग्यू का स्टेमिना भी धीरे धीरे गिरने लगता है। इस वजह से अकाजा डिसाइड करता है कि अब समय आ गया है कि ग्यू को खत्म करने का, क्योंकि ग्यू अब सारा देर तक लड़ भी नहीं पाएगा। वहीं तांजीरो दूर से ये सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करते हुए। तभी अकाजा ग्यू की तलवार तोड़ देता है। अकाजा मुस्कुराकर कहता है, तुमने मुझे काफी अच्छा एंटरटेन किया है, मुझे काफी मजा आया है, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। फिर वो ग्यू को एक पेट पर जबरदस्त पंच मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसके पंच ग्यू को छू पाता उससे पहले ही तांजीरो बिजली की तरह आकर अकाजा का हाथ काट देता है, इतनी तेजी से कि अकाजा भी समझ नहीं पाता है कि अभी यहाँ क्या हो गया। अब अकाजा को समझ आ जाता है कि तांजीरो पहले से कई गुना पावरफुल हो गया है। उसकी प्रेजेंस अब पहले से काफी ज्यादा इंटेंस लग रही थी। बिना वक्त गवाए अकाजा अपने एक सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, एंड स्टाइल क्यूटिक ब्लो मेटल आफ्टर ब्लो। इस अटैक से बचने के लिए ग्यू अपना डेड काम टेक्निक यूज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अकाजा ग्यू को एक दीवार में दे मार देता है। ग्यू अब काफी इंजर्ड लग रहा था। अकाजा फिर से उससे कहता है, तुम भी रेनगोकू की तरह काफी पावरफुल हो, लेकिन तुमने भी वही गलती की है। बेहतर होगा तुम भी रेनगोकू की तरह ना मरो, मेरा ऑफर स्वीकार कर लो और एक डीमन बन जाओ। लेकिन ये सब कहने के दौरान अकाजा को लगता है कि तांजीरो मर चुका है। शायद इसी वजह से वो तांजीरो के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा होता है, पर असल में तांजीरो उसके पीछे खड़ा होता है, तैयार एक डेडली स्ट्राइक के लिए। ग्यू मन ही मन में सोचता है कि ये सही वक्त है अकाजा को खत्म करने का, क्योंकि अभी अकाजा का ध्यान सिर्फ उसकी तरफ है। लेकिन तांजीरो एकदम से चिल्ला उठता है, अकाजा, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। अकाजा तुरंत पलटकर तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक्स को आसानी से डॉज करता है। तभी अकाजा को एक रियलाइजेशन होता है, उसे तांजीरो की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही थी। उसकी बैटल स्पिरिट बिल्कुल गायब हो गई थी। अब तांजीरो के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था अकाजा के लिए। उससे पहले कि अकाजा कुछ समझ पाता, तांजीरो अपना अल्टीमेट मूव करता है, सन ब्रीथिंग सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन, और एक ही वार में अकाजा का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर ग्यू शॉक हो जाता है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि तांजीरो ने अभी अभी जस्ट एक अपर मून को हरा दिया था। लेकिन अकाजा का सिर कटने के बाद भी उसके दिमाग में एक ही सवाल था, तांजीरो की बैटल स्पीड गई कहाँ? जब वो लड़ रहा था तांजीरो से, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक पौधे से लड़ रहा हो, कोई रिएक्शन नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, सिर्फ शांत और फ्लोलेस मूवमेंट। पर अकाजा समझ जाता है कि तांजीरो ने सेल्फलेस स्टेट मास्टर कर लिया है, वही स्टेट जिसे वो खुद हमेशा पाना चाहता था। अकाजा अपना कटा हुआ सिर जमीन पर गिरने नहीं देता, वो उसे हाथों से पकड़ लेता है और कोशिश करता है कि उसका शरीर दोबारा रिजनरेट हो जाए। लेकिन ये 100 में से एक बार वाला मौका था और ग्यू इसे हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। वो अपनी टूटी हुई तलवार अकाजा के सिर पर फेंकता है और सर उसकी पकड़ से छूट जाता है। फिर धीरे धीरे अकाजा का सर डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाता है। ये देखकर तांजीरो और ग्यू दोनों को एक पल के लिए लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन कहानी अभी बाकी था, ट्विस्ट आना अभी बाकी है। अकाजा का सिर तो चला गया, लेकिन उसका शरीर अभी भी जिंदा था, और तभी उसकी बॉडी ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ को एक्टिवेट कर देती है। ग्यू ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तांजीरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अकाजा की बॉडी तांजीरो पर अटैक कर देती है और अपने डिस्ट्रक्टिव लेग अटैक से तांजीरो को एक दीवार में दे मार देती है, जिससे तांजीरो बेहोश हो जाता है। इससे पहले कि अकाजा फिर से तांजीरो पर अटैक करे, ग्यू उसके सामने आ जाता है और अपनी फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट से उस पर हमला करता है। लेकिन अब अकाजा के कट्स और भी तेजी से हील होने लगे थे। ये देखकर ग्यू को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर कहता है, अगर तुम्हें तांजीरो को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा तुम्हें। लेकिन ग्यू अब इतना थक चुका होता है कि उसका दिमाग और मसल्स काम करना बंद कर चुके होते हैं। सिर्फ उसकी ब्रीथिंग उसे जिंदा रखी होती है, पर उसके अंदर एक ही इरादा होता है कि वो तांजीरो को कुछ होने नहीं देगा। और जब अकाजा ग्यू पर अटैक करने जा रहा होता है, एक 16 साल की लड़की आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की कहती है, हाकुजी सान, अब वक्त आ गया है सब कुछ छोड़ देने का। दूसरी तरफ ग्यू
देख रहा होता है कि अकाजा अब फिर से फाइट के मूड में आ गया है, लेकिन ग्यू का शरीर इतना ज़्यादा टूट चुका होता है कि अब उसमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती है। जब अकाजा ग्यू पर दोबारा अटैक करने जा रहा होता है, वो 16 साल की लड़की फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तब अकाजा उस लड़की से कहता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? लड़की उससे कहती है, अब वक्त आ गया है हमें आफ्टर लाइफ जाने का, चलिए हाकुजी सान। अकाजा कहता है, मैं पहले तांजिरो और ग्यू को मारना चाहता हूँ। वो लड़की उससे पूछती है, क्यों? तुम्हें क्यों मारना है उन्हें? अकाजा उससे कहता है, उन्हें मारकर मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। लड़की फिर उससे पूछती है, और तुम्हें स्ट्रांग क्यों बनना है? तब अकाजा जवाब देता है, अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो अपने डैड के लिए दवाइयाँ लेकर घर नहीं जा पाऊंगा। और ठीक इसी सीन के बाद हमारे सामने डीमन स्लेयर की सबसे इमोशनल और दर्द भरी कहानी सामने आती है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे आगे चलकर हम अकाजा के नाम से जानते हैं, लेकिन डीमन बनने से पहले उसका नाम था हाकुजी, एक छोटा सा मासूम सा लड़का जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। कहानी शुरू होती है हाकुजी नाम के एक लड़के से। वो सिर्फ 11 साल का था जब गांव के लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया था। लेकिन जो चोरी उसने की थी वो किसी स्वाद के लिए नहीं की थी, बल्कि अपने बीमार बाप के इलाज के लिए छोटी मोटी चीजें जैसे दवाई या खाने के सामान लाने के लिए की थी। मगर लोगों ने उसकी बात समझने के बजाय उसे अपमानित किया। उसकी शरीर पर टैटू बना दिए गए ताकि सबको पता चले कि वो एक चोर है। टैटू के साथ साथ उसे बेरहम तरीके से मारा गया। एक 11 साल का लड़का जिसके शरीर पर हर तरफ खून के निशान थे। जब उसे गांव के मुखिया के सामने ले जाया गया तो मुखिया उसके हालत देखकर हैरान रह गया। इतना मार के बाद भी वो लड़का रो नहीं रहा था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। कोई भी अगर नॉर्मल इंसान यहाँ होता तो अब तक उसके रूह कांप जाती है, लेकिन यहाँ हाकुजी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मुखिया ने ये देखकर उसे शैतान का बच्चा कह दिया, यानी कि डीमन चाइल्ड, और इस नाम के साथ उसे छोड़ दिया गया जैसे ही उसका वजूद समाप्त हो गया हो। जैसे ही गांव वालों ने उसे छोड़ा, हाकुजी भागता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ता है, अपने डैड के पास। लेकिन रास्ते में एक बुरे आदमी उसे मिलते हैं जो उसे एक ऐसी बात बताते हैं जो उसकी रूह को हिला देती है। उस बुरे आदमी ने कहा कि जब हाकुजी के डैड को पता चला कि उसने चोरी की है सिर्फ उसके डैड को खिलाने के लिए, तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। हाकुजी का दिल टूट जाता है और वो सीधा अपने डैड के अंतिम संस्कार के लिए जाता है। वहाँ उसे एक चिट्ठी मिलती है, उसके डैड की आखिरी बात। उस चिट्ठी ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हो गया था, तुम्हारा चोर बन जाना मेरी सारी उम्मीदें को तोड़ गया। मैं तुम्हारा बोझ कम कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं चाहता हूँ कि तुम एक ईमानदार ज़िंदगी जियो और एक नॉर्मल ज़िंदगी। ये पढ़कर हाकुजी का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है, अगर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बता सकते थे। उन्होंने अपनी जान क्यों दी? सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा कि वो उनके लिए अपनी जान तक दे सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें खुश नहीं कर पाया। वो इस बात ने उसके अंदर एक गुस्सा, एक नफरत भर दी सोसाइटी के रूल्स और लोगों के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ। फिर वो अपना गांव छोड़ देता है और एक नए गांव जाता है। वहाँ उसका सामना होता है कुछ बड़े आदमियों से। 7 लोग थे कम से कम। एक 11 साल का लड़का, लेकिन उसने उन सबको इतने ब्रूटल तरीके से मारा कि लोगों को ये यकीन नहीं हुआ कि एक बच्चा भी ऐसा कर सकता है। हाकुजी के दिमाग में एक ही बात थी, मेरे डैड ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सिर्फ इस सोसाइटी के गंदे स्टैंडर्ड्स की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। उसी समय उस जगह एक मार्शल आर्टिस्ट आता है जिसका नाम था काइजो। वो वहाँ आता है जहाँ हाकुजी ने उन 7 लोगों को मारा था, और वो आके ये सब देखकर हाकुजी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना डोजो ज्वाइन करने का ऑफर देता है। पहले तो हाकुजी मना कर देता है, लेकिन बाद में काइजो उसे अपने डोजो ले जाते हैं। वहाँ काइजो उसे बताते हैं कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो लोगों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं। लेकिन फिलहाल इनके डोजो में कोई स्टूडेंट नहीं है, वो छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं। अब आगे मास्टर केजो हाकुजी को कहते हैं कि वो उनके साथ उनके डोजो में रह सकता है, लेकिन उनकी एक बेटी भी है तो उसे उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद मास्टर केजो आगे हाकुजी को बताते हैं कि उनकी बेटी की माँ ने सुसाइड कर लिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कोयुकी की देखभाल नहीं कर पा रही थी। अब उसी दिन हाकुजी पहली बार कोयुकी से मिलता है तो उसे अपने पिता की याद आ जाती है।
ये हमेशा बीमार रहते थे। कोयुकी हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसकी हालत कभी भी सीरियस हो सकती थी। हाकुजी जो बचपन से अपने पिता और की देखभाल करता आया है, उसके लिए कोयुकी केयर करना एक स्वाभाविक बात थी। इसके बाद केजो कहीं बाहर चले जाते हैं और कोयुकी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा है? जिस पर अकाजा यानी कि पहले का हाकुजी जब ये सब यादें याद कर रहा होता है तो कहता है कि मेरी जिंदगी एक बोरिंग और बेकार कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो सोचता है कि क्यों हमेशा बीमार लोग या कमजोर लोग हर चीज का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। उन्हें हमेशा गिल्ट होता है जैसे कि उनकी मजबूरियों की सजा भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। उसके डैड भी ऐसे ही थे, बीमार थे लेकिन हर चीज का दोष अपने ऊपर ले लेते थे। कोयुकी भी वैसी ही थी। हाकुजी को अक्सर अपने ट्रेनिंग के टाइम पर कोयुकी की देखभाल करनी पड़ती थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही नाजुक थी। उसे हमेशा किसी की ज़रूरत होती थी जो उसके साथ हो उसे संभालने के लिए। लेकिन हाकुजी को कभी भी कोई शिकायत नहीं थी। वो बचपन से ही अपने डैड की सेवा करता आया है। उसके लिए ये सब एक नेचुरल बात थी क्योंकि उसने कभी एक नॉर्मल बचपन जिया ही नहीं, तो उसका कभी मन भी नहीं किया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खेले। उसका लाइफ पूरा समय या तो ट्रेनिंग में या तो कोयुकी की केयर में चला जाता था। फिर एक दिन कोयुकी हाकुजी से कहती है आज रात को फायरवर्क का एक बड़ा शो होने वाला है। लोग कहते हैं कि ब्रिज से वो शो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन ऑब्वियसली कोयुकी ने कभी ब्रिज से फायरवर्क नहीं देखा था। उसकी छोटी सी ख्वाहिश थी कि अपनी मौत से पहले एक बार वो शो जरूर देखे। हाकुजी उससे समझाता है कि अगर हम आज नहीं देख पाए तो क्या हुआ, अगले साल या उसके अगले साल हम जरूर देखेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। कोयुकी ये सुन के रो पड़ती है। हाकुजी को समझ नहीं आता है कि वो रो क्यों रही है, लेकिन वो सोचता है कि शायद उसकी बातें कुछ ज्यादा ही उदास थी। फिर एक दिन कुएं के पास मास्टर केजो और हाकुजी पानी पी रहे होते हैं और मास्टर केजो हाकुजी को एक कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी की मदद की थी एक चोर से बचाने में। तो वो बुरा आदमी खुश होकर उन्हें ये ज़मीन दे देता है जिसके ऊपर उन्होंने अपना डोजो बनाया है। लेकिन जब ये बात पास के कोंजित्सु डोजो को पता चलती है तो उन्होंने काइजू के खिलाफ झूठ फैलाने शुरू कर दिए। पूरे गांव में उनकी बदनामी हो गई और उनके डोजो में कोई स्टूडेंट आना बंद हो गया। हाकुजी ये सब बड़े ध्यान से सुनता है। धीरे धीरे वो काइजो और कोयुकी के साथ एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। फिर कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। हाकुजी अब 18 साल का हो चुका था और कोयुकी 16 की। एक दिन जब ये कुछ नॉर्मल चल रहा था, मास्टर केजो हाकुजी को बुलाकर कैजुअली पूछते हैं क्या मैं अपने बाद तुम्हें डोजो की जिम्मेदारी दे सकता हूँ और क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि हाकुजी और कोयुकी दोनों नर्वस हो जाते हैं। लेकिन हाकुजी को अपने डैड का वो सुसाइड नोट याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था जियो एक नॉर्मल जिंदगी। शायद यही मोमेंट था जब हाकुजी को लगा कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की चाह रहा है। हाकुजी डिसाइड करता है कि अब उसे सिर्फ 2 लोगों की हिफाजत करनी है, मास्टर केजो और कोयुकी की, चाहे उसके लिए उसे अपनी जिंदगी क्यों ना देनी पड़े। उस दिन वो अपने डैड के ग्रेव पर चाहता है उन्हें गुड न्यूज़ देने के लिए कि वो अब एक नई फैमिली का हिस्सा और एक नया जीवन शुरू करने चाह रहा है। लेकिन जब वो वापस डोजो लौट रहा होता है, एक आदमी उसे मिलता है जो बताता है कि किंजिप्सी डोजो के लोगों ने केजो के डोजो के बेल के पानी में जहर मिला दिया था। हाकुजी दौड़ता है लेकिन जब वो पहुंचता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। केजो और कोयुकी दोनों जहर के कारण मर चुके होते। हाकुजी उनकी लाशों के पास बैठकर सोचता है अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं बचा जिसे मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर उसे याद आता है कि इसी साल वो कोयुकी के साथ ब्रिज पर गया था फायरवर्क देखने के लिए और कोयुकी वहाँ उसे याद दिलाती है कि कैसे हाकुजी ने उससे कहा था कि अगले साल हम लोग फायरवर्क जरूर देखेंगे। कोयुकी के लिए ये बात इसलिए इतनी इमोशनल थी क्योंकि उसके जीने की गारंटी किसी डॉक्टर के पास भी नहीं थी। लेकिन हाकुजी हमेशा उसे नॉर्मल तरीके से बात करता था बिना उसे बेचारी समझे। इसी जगह फायरवर्क के नीचे कोयुकी हाकुजी से प्रपोज करती है और बिना सोचे समझे अपना हाकुजी उसे शादी करने के लिए हाँ कह देता है। वो कहता है मैं दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी बनूंगा, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन अब केइजो और कोयुकी दोनों चल गए थे। हाकुजी के पास जिसे प्रोटेक्ट करना था वो सब छीन चुका था। तब एक भयानक इंसिडेंट होता है, एक ऐसी घटना जिसे सिर्फ गांव के मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड्स में लिखा गया और बाकी हर जगह से मिटा दिया गया था। हाकुजी
एक 18 साल का लड़का गुस्से में आकर किंजित्सु डोजो के अंदर घुस जाता है और वहाँ अपने हाथों से 67 लोगों जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हें मार डालता है, सिर्फ अपने हाथों से। उनकी पसलियाँ तोड़ता है, उनके सर फोड़ता है। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं उन्हें सिर्फ लाशें मिलती है। डोजो टुकड़ों में बटा होता है। गांव के लोग इसे इतना भयानक मानते हैं कि इसे झूठी कहानी कहकर मिटा देते हैं। और इसके ठीक बाद हाकुजी मिलता है मोजान किबुत्सुजी डीमन किंग से। मोजान हैरान होता है कि बिना किसी डीमन पावर्स के एक आदमी ने 67 लोगों को मार दिया। उसने सोचा था कि शायद कोई डीमन भेज दिया हो उसने, लेकिन नहीं, ये काम एक इंसान का था। तो फिर मोजान हाकुजी के पास आता है। हाकुजी उससे बोलते हैं मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। लेकिन मोजान अपने हाथों से हाकुजी के सर में अपना हाथ ठुका देता है और कहता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, क्या तुम डीमन बनना चाहोगे? हाकुजी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी पल के बाद हाकुजी नाम का बंदा बन जाता है अपर मून ट्री आकाजा। वो अपनी सारी यादें भूल जाता है, उसके पास कोई रीजन नहीं बचा था जीने का, सिर्फ एक चीज याद रह जाती है उसे कि उसे सिर्फ अब स्ट्रांग बनना है। जबकि सच्चाई ये थी कि उसके पास अब किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं। और फिर लास्ट में आखिर में आकाजा कहता है मेरी कहानी एक बोरिंग और बेकार कहानी थी। जब रियल टाइम में हम सीन में लौटते हैं तो हमें दिखाई देता है कि तानजीरो को होश आ चुका है और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आकाजा अभी तक मरा नहीं था। इनफैक्ट उसने अपने कट गए सिर को रीजनरेट कर लिया था। अकाजा कुछ करे उससे पहले ही तानजीरो अपने हिनोगुनी कागुया फॉर्म को एक्टिवेट करता है, लेकिन तब तक तानजीरो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि उसके हाथों से तलवार भी गिर जाती है। पर क्योंकि अब तानजीरो अकाजा के बहुत करीब आ चुका था तो वो उस पर सीधा मुक्का मार देता है, एक पावरफुल पंच। और अकाजा को उस मुक्के में एक चीज़ महसूस होती है, उसे अपनी मास्टर केजो का पंच याद आ जाता है। इसी मोमेंट में अकाजा को याद आता है कि उसे कमज़ोर लोगों से इतनी नफरत क्यों थी। वो कमज़ोर लोगों से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि ऐसे लोग छिपकर वार करते थे, दूसरों के पीछे बातें करते थे, उन्हें पॉइजन देकर मारते थे। लेकिन उसने क्या किया, अपने मास्टर केजो के मार्शल आर्ट स्टाइल को ही एक हथियार बना दिया लोगों को मारने के लिए। उसने न सिर्फ अपने मास्टर का बल्कि अपने पिता के आखिरी शब्दों का भी अपमान किया था। वो डीमन बन गया था, जिन्होंने जिन्होंने उसके लिए सब कुछ किया उनका ही विनाशक बन गया था। और यही सोचकर अकाजा एक्टिवेट करता है अपनी सबसे डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, डिस्ट्रक्टिव डेथ ब्लू फ्लेम। ये देखकर तानजीरो और ग्यू दोनों पैनिक कर जाते हैं, लेकिन तब कुछ अजीब होता है। अकाजा मुस्कुराता है और वो मुस्कुराते हुए खुद को ही अपने ही टेक्निक से छीन भिन कर देता है। ये सीन देखकर तानजीरो और ग्यू दोनों शौक में पड़ जाते हैं, लेकिन तानजीरो का स्मेलिंग इतना ज़्यादा बेहतर है कि उसे समझ आ जाता है कि अकाजा सच में खुश था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों बाद उसे मुक्ति मिली हो। लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अकाजा की बॉडी में मुजान का एक हिस्सा अभी भी जिंदा होता है और उस वजह से उसका शरीर दोबारा रीजनरेट होने लगता है। अकाजा पूरी कोशिश करता है इस रीजनरेशन को रोकने की। वो खुद से कहता है मैं ये लड़ाई हार चुका हूँ, तानजीरो और ग्यू ने मुझे बिना किसी चीटिंग के हराया है। और अकाजा उन लोगों में से कभी नहीं था जो पीठ पीछे वार करते। इसी समय अकाजा की स्पिरिट मिलती है उसके डैड से। वो उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिसके जवाब में उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकाजा यानी कि हाकुजी अपने सारे गुनाहों के लिए अपने डैड के सामने सिर झुकाता है और माफ़ी मांगता है। तभी उसके सिर पर मास्टर केजो अपने हाथ रखते हैं। वो कहते हैं चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, हर किसी को एक मौका मिलता है अपने आप को सुधारने का और हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुन के अकाजा का दिल भर आता है। लेकिन मुजान किबुत्सुजी उसका सिर पकड़ लेता है। वो उसे धमकी देता है कि तुम अब इंसान नहीं रहे हो, तुम सिर्फ मेरे लिए जीते हो, मेरा सर्वेंट हो तुम। अकाजा की बॉडी दोबारा रीजनरेट होने लगती है और लगता है कि वो फिर से डीमन बन जाएगा। लेकिन तब एक रोशनी में एंट्री होती है कोयुकी की। कोयुकी कहती है अब वक्त आ गया है, अब तुम छोड़ सकते हो ये सब, अब हम सब चाह सकते हैं। चाहे मुजान कितनी भी कोशिश करे अकाजा के बॉडी पर कंट्रोल पाने की, लेकिन कोयुकी और हाकुजी की विल पावर उसे ज़्यादा स्ट्रांग थी। अकाजा यानी कि हाकुजी कोयुकी से गले लगता है, रोते हुए उससे कहता है मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, न मैं तुम्हें और ना ही मास्टर केजो को प्रोटेक्ट कर पाया। कोयुकी मुस्कुरा कर कहती है मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत
नहीं थे। और इस पल में जब दोनों घूमते हुए रोशनी में एक दूसरे के गले मिलते हैं, अकाज़ा की बॉडी उसी पोजीशन में डिसइंटीग्रेट होने लगती है और उसके साथ कोयुकी भी हेल में चली जाती है। और इसी के साथ अकाज़ा की बैटल खत्म होती है। तांजीरो और ग्यू दोनों ही कोलैप्स हो जाते हैं। अब उनके पास लेडी तमाओ के पास जाने की हिम्मत भी नहीं बचती। तांजीरो बेहोश हो जाता है और ग्यू भी तलवार पर सिर रख कर गिर जाता है। एंड इसके बाद क्रूज सभी को इन्फॉर्म करते हैं अपर मून 3 अकाज़ा अब फाइनली मार दिया गया था और तांजीरो और ग्यू अब बेहोश हो चुके हैं। इधर इन्फिनिटी कैसल में हम लोग किसी को देखते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि अपर मून 1 कोकोशिबो रहता है। जैसे ही उसे अकाज़ा की प्रेजेंस फील नहीं होती, उसका गुस्सा फट पड़ता है और वो आसपास के पिलर्स को काट डालता है और कहने लगता है, तुम कमज़ोर थे अकाज़ा, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और इसी मोमेंट के साथ इन्फिनिटी कैसल पार्ट 4 अकाज़ा फाइट पूरी तरह ख़त्म होती है। ये था अकाज़ा का बैटल। एक ऐसा बंदा जो कभी सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहता था, ना कोई पावर ना फेम, सिर्फ थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा प्यार। लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ दर्द, सिर्फ तकलीफ। और जब मैंने उसका पास देखा, सच कह रहा हूँ यार, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। जिस अकाज़ा से पहले सिर्फ नफरत थी, आज उसके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट फील होती है। तो तुम लोग बताओ, तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस बैटल को देखने के बाद? क्या तुम भी अब अकाज़ा को एक विलेन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखते हो? कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मुझे जेन्युइनली जानना है तुम्हारे थॉट्स। और हाँ, अब जो अगला धमाका होने वाला है, मोशिरो टोकितो वर्सेस अपर मून 1 कोकोशिबो। अगर चाहते हो कि मैं उस बैटल का फुल सिनेमैटिक ब्रेकडाउन लेकर आऊं, तो बस कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। मैं फुल एनर्जी के साथ उस वीडियो पे काम करूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।